एफएमएस बायोलॉजी होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक चल रही होगी। इस टाइम पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे इतने कम टाइम में, जैसा कि प्री का रिजल्ट आ चुका है और आपके मेंस का डेट भी अनाउंस किया जा चुका है, 25 जनवरी को होना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज आता है कि सर कैसे इतने कम टाइम पे पूरे सिलेबस को कवर किया जाए और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और रिसोर्सेज क्या यूज़ करें वो, और साथ-साथ में प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास कोई क्वेश्चंस का ग्रुप कलेक्शंस नहीं है, राइट? सो ये मेजर समस्या है इस टाइम पे मेंस बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशंस करने वाले कैंडिडेट के साथ में, कि उनके पास में टाइम का शॉर्टेज है, दूसरा स्टडी मटेरियल का सोर्सेस नहीं है, तीसरा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शंस भी नहीं है, राइट? सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ सीजीपीटीएम मेंस बायोटेक्नोलॉजी के मॉडल क्वेश्चंस पेपर को लेकर के, कि किस तरीके के पेपर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। जैसा कि आपने 18 और 15 का पेपर देखा भी होगा, बट यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन किए हैं पेपर को, और यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस अगर आपके वेटेज के अकॉर्डिंगली, मतलब उनके जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको क्या आंसर्स करना चाहिए और कितना इसमें आपको लिखना चाहिए। ये जो पेपर है वो बेसिकली आपके 2 यूनिट को कंबाइन करके बनाया गया है, दैट इज़ जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को मिला करके 2 यूनिट्स के को कंपाइल करके ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, और ये 100 मार्क्स का पेपर है, राइट? और 100 मार्क्स के पेपर को डिवाइड किया गया इस तरीके से सेक्शन वाइज में, इसको हम लोग क्या है देखेंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो बायोकेमिस्ट्री से प्रिपरेशंस कर रहे हैं सीजीपीटीएम का, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है, और ये मॉडल पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कैसे आप अपने आंसर्स को राइट अप कर सकते हैं और किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। सो बने रहिए हमारे साथ। मैं महेंद्र कुमार फ्रॉम एमएस बायोलॉजी, जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में, सीजीपीटीएम हो, सीएसआईआर हो, उनके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो देखते हैं आज का पहला ही सवाल क्या है। पार्ट ए है, और यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। ये आपके आपके जो एग्जाम्स होंगे एग्जैक्टली उतनी ही वेटेज का नहीं है, बट आपको एक मॉडल पेपर के रूप में यहाँ पे हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इस तरीके के सवाल अगर आएंगे तो आप कितना आपको उसमें लिखना होगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सुगर पुकर इन डीएनए स्ट्रक्चर्स। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशंस अगर आपने किया हुआ है, तो आपको पता होगा सुगर पुगर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डीएनए के स्ट्रक्चर्स में सुगर पुगर का क्या रोल होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि डीएनए बेसिकली आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड में आपको ये भी मालूम है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और उन 3 कंपोनेंट्स में आपका एक क्या आता है, दैट इज द, जैसा आपको मालूम है कि 3 कंपोनेंट क्या क्या है न्यूक्लियोटाइड में, दैट इज राइबोज शुगर है, और नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और फॉस्फेट ग्रुप है, राइट? तो जो शुगर है राइबोज का, उस शुगर की ही बात ये कर रहा शुगर पुगर का, तो रोल क्या होगा आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आप पहले बताइए कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो है वो क्या है, डीएनए एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड का, और डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप से बना है, शुगर से बना है, और दैट इज द नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है। और यहाँ पे आप दिखाएंगे कि ये जो शुगर होगा वो किस तरीके का, दैट इज द डीऑक्सी के फॉर्म में होगा, मीन्स यहाँ पे आपके एक ऑक्सीजन क्या होंगे, ग्रुप कम होंगे। नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं 2 तरीके के कैटेगराइज किए जाते हैं, दैट इज द प्यूरिन और पायरीमिडीन। इस तरीके से आप यहाँ पे दिखाइए और बताइए कि शुगर पुगर का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या उनका रोल होता है। मेंशन एनी 4 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशंस। सब लोगों ने ट्रांसलेशन की प्रोसेस को पढ़ा है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे लेक्चर आपको दिए गए हैं। सो ट्रांसलेशंस में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे डिफरेंसेस है, क्या मेजर डिफरेंसेस है, आपको उन पे बताना है। चाहे वो इनिशिएशन हो, इलांगेशन हो, टर्मिनेशन हो, किसी भी स्टेप्स में, या ट्रांसलेशंस का जो मैकेनिज्म हो रहा है उसमें इन्वॉल्व होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बेसिस पे आपको डिफरेंस बताइए, टेबल बना करके बताइए कि हाँ, इनिशियली पहले ये बताइए कि ट्रांसलेशंस का मीन क्या होता है, उनको एक फिगर की हेल्प से बताइए कि किस तरीके से हमारे ने मॉलिक्यूल्स को होकर के, मतलब कि ट्रांसलेशंस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और इससे बनने वाली जो मॉलिक्यूल होगी दैट इज क्या होगी, प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों अलग अलग बायोमोलिक्यूल हैं। तो एक बायोमोलिक्यूल्स का कन्वर्जन किस में हो रहा है, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़कर आते थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, मतलब कोई स्टेटमेंट आपको हिंदी में दिया जाता था और
और फिर आप उसको इंग्लिश में क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे। मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक लैंग्वेज है, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें कि सारे के सारे सीक्वेंसेस किस में है, एटीजीसी के सीक्वेंसेस में है, राइट। अब यहाँ पे किसके बेसिस पे आएगी, दैट इज द अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस के बेसिस पे आएंगे। तो ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, लेकिन ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है आपका, दैट इज द प्रोटीन है। यहाँ पे आपके न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, मोनोमर यूनिट होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे। सो डिफरेंसेस पूछ रहा है आपसे कि ट्रांसलेशन जो होगा वो उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंसेस है, यही आपसे पूछ रहा है। एक्सप्लेन वोबल हाइपोथेसिस हाउ इट कंट्रीब्यूट फॉर द डिजेनेरेसी ऑफ अ जेनेटिक कोड। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है वोबल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। अगेन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। और ये कैसे जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टी होती हैं 4, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़िए, जेनेटिक कोडॉन की क्या-क्या प्रॉपर्टी हैं, यूनिवर्सल कैसे होता है, कॉमनलेस कैसे होता है। सो डीजेनेरेसीज़ का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताया रहा है कि वोबल हाइपोथेसिस कैसे जेनेटिक कोडॉन के डीजेनेरेसी वाली प्रॉपर्टी को में क्या करता है, कंट्रीब्यूशंस करता है। तो ये तीनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और इसका ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा-सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप पढ़ेंगे कि एंटी कोडॉन मीन्स टीआरएनए का और एमआरएनए का जो एसोसिएशंस होता है, उनके कौन से पोजीशंस पे होते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो पहले आप इसको जानिए, डीजेनरेसी का मतलब क्या है ये जानिए, जेनेटिक कोडॉन का जो फीचर्स है वो जानिए, तब आप बताइए कि वोबल हाइपोथेसिस किस तरीके से कंट्रीब्यूशंस कर रहा है जेनेटिक कोडॉन के डीजेनरेसीज को मेंटेन करने के लिए, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्फा एंड थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ करके आए हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ये जो मॉडल आपको पढ़ने को मिलता है, ये कौन सा मॉडल है और ये अल्फा मॉडल क्या है, तो ये दोनों के बारे में बताइए कि क्या डीएनए रेप्लिकेशन में मेजरली क्या डिफरेंसेस है, कौन से ऑर्गेनिज्म में ये वाला पाया जाएगा, कौन से ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलते हैं, और मोस्ट कॉमनली प्रॉपर्टी कौन सा टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना रहेगा, राइट। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस। ये थोड़ा सिंपल सा सवाल है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस के बारे में। और डीएनए रेप्लिकेशंस आपने पढ़ा है, आपको मालूम होगा कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव 3 मेथड होते हैं, और इन तीनों मेथड में से जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाने वाला मेथड है वो क्या है, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो आप बताइए फिगर बना करके कैसे सेमी कंजर्वेटिव आप दिखाएंगे। ये पेरेंटल डीएनए अगर हो जाएगा तो इसका डीएनए जो बनेगा, एक डीएनए ये रहेगा, एक डीएनए ये रहेगा, बाकी इसको अगर आप कलर चेंज कर देंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ये क्या होगा, न्यू बन जाएगा। तो एक डीएनए क्या हो जाएगा आपका न्यू वाला, एक क्या होगा आपका पेरेंटल वाला, एक क्या होगा न्यू, एक क्या होगा पेरेंटल। तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव, राइट। तो इस तरीके के सवालों को आंसर करने के लिए फिगर का हेल्प आप जरूर लें, जैसा कि मैं आपको पहले ही सजेस्ट करता रहता हूँ कि आपको बायोलॉजी सिस्टम में है आप, तो आपको फिगर और फ्लो चार्ट ये सारी चीज़ें बना करके चीज़ों को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने का तरीका आप सीखते रहिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है, व्हाट आर द जिंक फिगर एंड लुसीन जिपर। ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को आपको मिलता है, बट है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही प्रोटीन फोल्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले मॉलिक्यूल है। तो इनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होते हैं, इनका फिगर बना करके और इनकी इंपॉर्टेंस को बताइए। नेम एनी 4 प्रोटीन इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सिस्टम। यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व होने वाले डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में किसी 4 प्रोटीन के बारे में आपसे पूछ रहा है, उनका लिस्ट बताइए, उनको नाम लिखिए और उनके फंक्शंस के बारे में भी इलैबोरेट कीजिए, राइट। नेम एनी इनहिबिटर ऑफ अ ट्रांसलेशन एंड इट्स मोड ऑफ एप्लीकेशंस। कोई भी एक ट्रांसलेशंस का इनहिबिटर के बारे में आप बताइए और उनके मोड ऑफ एक्शंस को बताइए कि वो कहाँ पे काम करता है। जैसे दैट इज 40S पे काम करता है, 60S पे काम करता है, या पेप्टाइड ट्रांसफरेज को रोकता है, या एंटीकोडॉन को जोड़ने से रोकता है। तो मतलब कहाँ पे काम करता है, उसके काम के तरीके को भी आपको बताना है। हाउ अराबिनोज ओपेरॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द ओपेरॉन्स, राइट। सो आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मली जो ओपेरॉन होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप बताइए, और बताना होगा आपको कि अराबिनोज जो ओपेरॉन है वो कैसे डिफरेंट है नॉर्मल वाले अदर ओपेरॉन से, राइट। तो जैसे आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा होगा, हिस्टिडीन ओपेरॉन पढ़ा होगा, राइट। तो ये इनके बारे में आपको बताना रहेगा। इलस्ट्रेट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल के साथ में ये बताना है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, और आप इसको पहले पढ़िए, मतलब समझिए, फिर इसके बाद इसका आंसर कीजिए कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होते हैं, और उनके एग्जांपल के साथ में उनको फिगर बना करके आपको बताना रहेगा,
राइट? तो ये सोचिए कि सारे सवाल सिर्फ़ मैंने 2-2 मार्क्स के रखे हुए हैं और अगर इन सारे सवालों का आंसर आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो डेफ़िनिटली आपके पास अप्रोच ठीक-ठाक है, आप अच्छा जा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशंस का लेवल भी ठीक-ठाक चल रहा है। पार्ट बी है आंसर्स 1 क्वेश्चन्स फ्रॉम ईच मॉडल दैट इज़ क्वेरी 20 मार्क्स। ये एक जो क्वेश्चंस में पार्ट है ए और बी करके और दोनों को मिला के 20 नंबर का होगा, जहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि अलग-अलग मार्क्स दिए गए हैं। जैसे नंबर पहला ही सवाल है, राइट नोट्स ऑन स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, हाउ विल यू कन्वर्ट बी डीएनए इनटू द अदर फॉर्म ऑफ डीएनए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। डीएनए को लेकर के बहुत लोग कंफर्ट फील करते हैं कि अरे इट्स वेरी नॉर्मल टॉपिक, डीएनए बड़ा ही नॉर्मल टॉपिक सबको लगता है। तो आप इस सवाल को जवाब दीजिए। डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म से आप क्या समझते हैं? स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म से आप उसके बारे में बताइए। कैसे आप बी डीएनए को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में कन्वर्ट करेंगे, लाइक एज ए है, लाइक जेड है, राइट? तो इन अलग-अलग डीएनए के फॉर्म में कैसे आप बी डीएनए के फॉर्म को कन्वर्ट कर पाएँगे? आप कंडीशंस बताइए और उनको लिखिए। ये 12 नंबर का सवाल है, तो आपको अच्छे से बाकायदा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल भी बनाना पड़ेगा, इनके फीचर्स के बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ, इनमें क्या-क्या फीचर्स होते हैं, लाइक एज इनका हेलिक्स का टर्न कितना होता है, 2 बेस पेयर के बीच की रजिस्ट्रेशन कितनी होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ बेसेस कितने होते हैं, ये सारी सब कुछ आपको चीज़ें बतानी होंगी। पॉलीमॉर्फिज्म को आपको समझाना होगा कि डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें दूसरा वाला पार्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस इन ई कोलाई, दैट मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स में पूछा जा रहा है, तो आपको शॉर्ट में बताना है अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशंस क्या है, कौन कौन से स्टेप है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सा मेन पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उनका क्या फंक्शंस है, ये सारी सब कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है, बतानी है। 8 मार्क्स का क्या है आपका ये क्वेश्चन है। तो डीएनए पॉलीमरेज जहाँ की आपको मालूम है कि ये प्राइम यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में फोकस करके आपको बताना पड़ेगा कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या यहाँ पे रोल है और कौन-कौन से सब यूनिट्स इसके पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपसे, इलुसिडेट द डिफरेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शंस होने के बाद का जो मॉडिफिकेशंस हो रहा है उसको आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के नाम से जानते हैं और यही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो हो रहे हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, लिखना है। 10 नंबर का सवाल है ये, कौन-कौन से वो मॉडिफिकेशंस हैं जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में आते हैं और ऐसे ही आपको पढ़ाया भी गया है यूकेरियोटिक के केसेस में, राइट? तो जिसमें कैपिंग में पढ़ा है और कैपिंग पढ़ा है आपने, टेलिंग पढ़ा है और इंटरनल स्लाइसिंग पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में आती हैं। तो कैपिंग के बारे में आपको लिखना है, टेलिंग के बारे में लिखना है, आपको इंटरनल स्लाइसिंग के बारे में लिखना है। द स्ट्रेट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सुटेबल डायग्राम, आपको डीएनए का सुटेबल डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना है और लेवलिंग करनी है, कौन क्या है, कैसे है, कितना डिस्टेंस है, कितना बेस पेयर है। अगला सवाल है, हाउ विल द लेंदी लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल बी अकोमोडेटेड इन द न्यूक्लियस एज कंटेन्स क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। सवाल पूछ रहा है कि छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा सा जो डीएनए है वो कैसे यहाँ पे कंडेंस होकर के अरेंज किया जाता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आपको बताना है। तो आप सभी लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा हुआ है, सोलनॉइड मॉडल आपने पढ़ा हुआ है और आपको जानने को भी मिलता है कि किस तरीके से इस डीएनए मॉलिक्यूल को रैप करने में, सुपर कॉइलिंग करने में हेल्प करता है प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। 10 मार्क्स का क्या है आपका ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, कैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स इतने छोटे से न्यूक्लियस के साइज में क्या होता है, ये कंडेंस होता है। Explain the process of a translations in prokaryote. State any 4 differences from eukaryotic translations. प्रोकैरियोटिक के केस में ट्रांसलेशंस की प्रोसेस को आपको क्या करना है, बताना है। आप बताइए कि ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है, कौन से लोकेशंस पे कौन-कौन से वो मॉलिक्यूल हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं और कोई 4 डिफरेंस आपको यूकेरियोटिक के ट्रांसलेशन से प्रोकैरियोटिक के ट्रांसलेशन में बताना है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि अच्छा प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे चीज़ें क्या है, अलग हैं एज़ कम्पेयर टू द यूकेरियोटिक की। नेक्स्ट सवाल है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन इन लाइकोपेरॉन। सो लाइकोपेरॉन आपको पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, आपको मालूम होगा कि हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से सारी जीन होती हैं। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का कंसेप्ट है।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया समझाया इसके बारे में, तो आप इसको देखिए और बताइए कि लाइकोपेरॉन में जीन एक्सप्रेशंस कैसे हो सकता है, कौन-सा मॉलिक्यूल आएगा कि जब आपका वो जीन एक्टिवेट होगा मतलब कि ऑन होगा, और लाइकोपेरॉन अगर ऑन होगा तो कौन-कौन से एंजाइम बनेंगे, राइट? तो आपको बताना रहेगा कि हाँ, कौन से मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाला ओपेरॉन आपका चलेगा या नहीं चलेगा। कमेंट ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स मोटिव इन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के जो मोटिव होते हैं उनके बारे में आपको पूछ रहा है, उनके फीचर्स के बारे में और उनके बारे में आपको बताने के लिए बोल रहा है। 10 नंबर का सवाल है ये। तो ये तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के पोर्शंस में आते हैं, बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही आपको ये पढ़ाया जाता है। अगला सवाल है इलुस्ट्रेट द डिफरेंस टाइप ऑफ ट्रांसपोजांस। अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन है। ट्रांसपोजान जिसको कि आप मोबाइल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, और इनके बारे में आपको बताना है, इनके टाइप्स के बारे में बताना है, जिसमें आपने पढ़ा है सिंपल ट्रांसपोजांस होते हैं और कंपोजिट होते हैं। तो सिंपल और कंपोजिट में क्या डिफरेंसेस है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया, और इसका वीडियो लेक्चर भी है और इसके आपके कॉन्सेप्ट भी हैं, पीडीएफ भी। तो आप इसको अच्छे से करिए, फिगर बनाइए, बताइए कि हाँ जो ट्रांसपोजेज एंजाइम है वो सिंपल वाले में सिर्फ वही बनता है और कॉम्प्लेक्स वाले में ट्रांसपोजेज एंजाइम के अलावा भी चीज़ें बनती हैं। अगला सवाल है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्यूमर सेल्स इन कंपैरिजन विद द नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में ट्यूमर सेल्स कैसे डिफर होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्यूमर सेल्स की नॉर्मल सेल्स से क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है, यही आपसे पूछ रहा है। क्या कुछ आपको ऐसे फिजिकली अपीयरेंसेस में भी दिक्कत दिखाई देते हैं ट्यूमर सेल्स में, या उनमें क्या और चीज़ें होती हैं जिससे कि ये पता चल पाता है कि हाँ ये ट्यूमरस सेल है और ये नॉर्मल सेल्स है। तो ये कैंसर वाला टॉपिक है, सेल बायोलॉजी में पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको अच्छे से आंसर कीजिए, लिखिए, लिख करके देखिए कितना आप लिख पाते हैं। एलाबोरेट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताना है, समझाना है। 12 नंबर का सवाल है, फिगर भी बनेगा, लेंथी सा टॉपिक है। एक्सप्लेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज शोन बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी एंजाइम जो होता है वो एक्टिविटी क्या करता है, परफॉर्म करता है, राइट? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाँ ये आरएनए को डिग्रेड कर रहा है, डीएनए को बना रहा है, तो आरएनए से डीएनए को, आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके डीएनए बना देता है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखाया भी है और क्लास में बताया भी था। तो इसको आप देखिए और इसको लिखिए कि हाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। 8 नंबर का सवाल है। 70 ये क्वेश्चन है आपका, दैट इज एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस विद सुटेबल क्रॉस एज एग्जाम्पल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताना है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आपको मोनोहाइब्रिड का या लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस का आपको मिलता है, दैट इज द टॉल एंड डॉल्फ वाले का। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाते हैं, तो इनको लेकर के आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिखाना है कि ये हमारे सब के सब क्या होंगे, F1 के हो जाएंगे, सेल्फ क्रॉस करा देंगे क्या बन जाएगा, इसको लेकर के बताना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप क्या समझते हैं ये भी आप स्टेटमेंट दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये लेकर के आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ इसका यही मतलब होता है। इलस्ट्रेट मल्टीपल एल विद एबीओ ब्लड ग्रुप एज एन एग्जाम्पल। मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल एल का एग्जाम्पल शो करता है, इसको आप प्रूफ कीजिए। A woman homozygous for blood type B marries a man who is heterozygous for blood type A. State the possible phenotypic ratio of offspring. बहुत ही सिंपल सा सवाल है और इस पे न जाने बहुत सारे सवाल मैंने क्लास में कराए हुए हैं, तो होपफुली कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आप लोग इसको करिए और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करें और पेपर को सॉल्व करके अपना सॉल्यूशंस देखें और कि कितना आप उसको अच्छे से लिख पाते हैं, कितना कर पाते हैं, राइट? और अगर हो सके तो आप उसको सेंड कीजिए, हम आपको चेक करके बताएंगे कि हाँ आपका आंसर सही है या गलत है। व्हाट इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? हेमोफिलिक वुमन हैज अ मदर हु इज फिनोटिपिकली नॉर्मल। व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ हर पेरेंट्स? ये भी सवाल करा चुका हूँ, ये दोनों ही सवाल जेनेटिक्स वाले मैंने करा दिए हैं। आप इसको पढ़िए, पढ़ करके इसको लगाइए, लगा करके आप उसको लिख करके देखिए कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हीमोफिलिक वुमन है जो कि हैज़ अ मदर हु इज़ फिनोटिपिकली नॉर्मल, मतलब कि उनकी माँ का मतलब मदर का जो फिनोटिपिक है वो नॉर्मल है, लेकिन एक मैन है जो कि वुमेन है जो कि हीमोफिलिक है। व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ हर पेरेंट्स? उनके पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप होगा, इसको लेकर के सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि मेल का
और फीमेल का, दोनों को आपसे क्या है पूछा जा रहा है कि क्या इनके होंगे। फ़िनोटाइपिकली ये क्या है नॉर्मल है, लेकिन चूँकि ये हीमोफीलिया पेशेंट वुमेन क्या है हीमोफिलिक है, इसका मतलब क्या होंगी कैरियर होंगे। तो उसके लिए क्या लिखते हैं दैट इज़ द XXC, मतलब एक क्या होगा इनका क्रोमोसोम खराब होगा। बाकी इनका X एंड Y होगा तो ये क्या होगा इनका डैमेज होगा। तो इस तरीके से जब यहाँ पे इसका क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CC बन जाएगा, ये हीमोफिलिक बनेगी। बाकी ये क्या होंगे नॉर्मल बनेंगे। तो इनका जो पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा वो यही होगा कि मेल जो होंगे मीन्स जो फादर होंगे वो क्या होंगे दैट इज़ द हीमोफिलिक होंगे, मदर जो होंगी वो क्या होंगी हीमोफिलिक कैरियर होंगी। मतलब कि इनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होगा नॉर्मल होगा, लेकिन इनके जो जीनोटाइप्स होंगे वो क्या होंगे करियर होंगे। मतलब दोनों क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम क्या होगा अफेक्टेड होगा। तो ये एक्स लिंक्ड क्या है रिसेसिव डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। और दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम अगर खराब होगा तो अपीयरेंस जो होगी वो नॉर्मल होगी, बट जीनोटिपिकली देखा जाएगा तो वो क्या होंगे अफेक्टेड होंगे, मतलब करियर होंगे। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में फीमेल जो होती हैं वो हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम पे क्या होती है करियर होती हैं, जबकि मेल क्या होते हैं हमेशा सिर्फ क्या होते हैं डिजीज मीन्स अफेक्टेड होते हैं। तो ये वाला सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ये वाला भी सवाल आप ऐसे ही लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसा कि मैंने अभी इसको लगा के दिखाया है। तो ये था मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए। और जो लोग भी CGPT मेंस बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बायोकेमिस्ट्री का और बायोटेक का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग लगभग बराबर है, और ये दोनों लोगों के लिए कॉमन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का पोर्शन। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आप में से कोई भी जो कि अभी भी अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है और स्टडी मटेरियल के लिए वो सर्च कर रहा है, तो आप MS बायोलॉजी के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। MS बायोलॉजी के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा और कोर्स में आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली अच्छे तरीके से सारे यूनिट वाइज आपको नोट्स हैं और या वीडियो लेक्चर्स हैं एज वेल एज क्वेश्चंस का बैंक है वहाँ पे और डिस्कशन भी है। तो आप आसानी से कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है दैट इज़ 8318917792। आप इस पर कॉल करके या मैसेज करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो होपफुली कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा वीडियो और आपकी प्रिपरेशंस में। और अभी आगे भी हम लोग कुछ ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे आपकी प्रिपरेशंस के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई पे अपने स्टडी पे अच्छे तरीके से फोकस करते रहिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही मतलब बहुत रेयर मिलती है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आपने प्री एग्जाम्स क्वालिफाई किया है और आप मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियसली होकर के इसको तैयारी कीजिए। हमारे हैंड से जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।